ये कैंपस है जहाँ पे एक कैंपस में 2 यूनिवर्सिटी, पूरे वर्ल्ड में दूसरी जगह कहीं है ही नहीं। मेरा नाम राजकुमार। ये हाल ही में पार्ट 1 के एग्ज़ाम में मैंने 96 लाया था मैथ में। उनका नाम है लाल बाबू गुप्ता। आपको जान के अच्छा लगेगा कि लाल बाबू को सबसे ज़्यादा ओवरऑल सबसे ज़्यादा मार्क्स लाल बाबू को है 93, हाईएस्ट मैथ में हाईएस्ट 93 है। मेरा नाम प्रियंका है, वो अकाउंट्स में 95 आया था। रिया को मैथ्स में 91 है और आप लोग रिया से बात करके ये जानेंगे कि 91 उसने कैसे अचीव किया। तो रिया अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेगी। आई एम अदिति, आपको पार्ट 1 में अकाउंट्स में 92। कुछ कॉन्फिडेंस आया तुम लोगों में? तुम लोगों ने तुम्हारे जैसे ही बच्चे टॉप किए, तुम लोग कर सकते हो क्या? बोलो आई कैन, आई विल, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। काम अगर अच्छा करोगे ना, कर्म अगर अच्छा रहेगा ना, तो किस्मत जो है ना गुलाम बन के रहेगी। समझ आ रहा है? इसीलिए एकदम याद रखो, कर्म अच्छा करना। तो आज का पर्पस ये है कि हम सब लोग बातचीत ही करेंगे। सेमिनार तो बस बहाना है, असली मकसद तो बात करना है। तो इसीलिए बस एक बातचीत होनी है कि अब अगर सर पे 15-16 दिन के बाद एग्जाम है तो हम क्या करें। हमारे पास जो घड़ी हमें धोखा दे रही है, घड़ी कितने घंटे का समय बताती है? घड़ी तो 12 घंटे का समय बताती है। जो वास्तव में होते कितने हैं? 24 होते हैं ना। तो घड़ी आपको धोखा देती है, आज तक फील हुआ था? घड़ी आपको बताती कहाँ है कि 24 घंटे में से आज तेरा 12 घंटा बीत गया, 12 ही बचा हुआ है, या 24 घंटा में से 8 बीत गया, अब इतना बचा हुआ है। ये कहाँ बताती है? 24 में से 4 बीत गया, 20 बचा हुआ है। घड़ी कभी बताई 20 घंटा बचा हुआ है तेरे खाते में, अब सिर्फ 9 घंटे बचे हुए हैं, अब सिर्फ 6 घंटे बचे हुए? नहीं, आपको तो पता है कि 12 ही घंटा होता है। एक तरह का धोखा है। आपके पास 24 घंटे हैं और आपके हाथ में है कि आप इस समय को कैसे यूज करते हैं। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करने आया, बस अब सामने एग्जाम है और वो अभी कहावत बोले थे ना कि आप हमें अपना दोस्त बताओ, हम आपका फ्यूचर बताएंगे। तो बस वही है कि हम लोगों के दोस्त में, हम लोगों का जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कुछ ऐसे भी हमारे छोटे भाई बहन ऐसे हुए जिन्होंने 95 प्लस भी स्कोर किया, 90 प्लस भी, 95 प्लस भी स्कोर किया। तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि मतलब ये देखिए, ये आ तो बहुत पहले से रहा है। इससे पहले विक्रम सुजीत सब किया हुआ था, उसके बाद वो लोग सेकेंड पार्ट में भी किया, फिर ये लोग भी किया। तो हम लोग इतने साधन संपन्न नहीं हो रहे थे क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन था, सबकी स्थिति खराब थी। तो हम लोग पिछले सेमिनार वगैरह कुछ कर नहीं पाए, और अगर कुछ किया भी, क्योंकि ये हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, जब भी कुछ बच्चे अच्छे करते तो मेरी ये इच्छा रहती है कि वो जूनियर के सामने आकर के अपना एक्सपीरियंसेस बताएं। लेकिन उन समय हम लोग साधन संपन्न नहीं थे, इसीलिए उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। शायद उन चीज़ों को आज हमारे पास नहीं है। आपके सीनियर हमने कितनी बार सीपीटी वगैरह पढ़ाया, कितने सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन उनका कोई वीडियोस वगैरह नहीं है। फर्स्ट बैच ही था जिसमें आनंद टॉप किया था, उसका भी वीडियोस नहीं है। कोई मोबाइल से एक आध छोटा सा कभी क्लिप बनाया हो तो शायद कहीं आपको मिल जाए, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था ऐसा कोई साधन। तो मतलब आज का स्थिति अलग है और उस समय की बात अलग थी। तो अब से ये परंपरा रहेगी हम लोगों की। जैसे आप लोग अभी बैठे हुए हैं ना, आप ही में से 4-5 ये सपना भी देखिए कि आप फिर यहाँ बैठेंगे और फिर यहाँ आके बोलेंगे। आप अपने जूनियर के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। आपकी इच्छा जो भी हो, आपकी इच्छा अगर किसी और फील्ड में जाने की है, आप बेशक जाएं, क्योंकि आजकल केवल मतलब बहुत सारी चीजें आ गई है जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड स्कोप है आज के डेट में, तो आप कुछ भी करें, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक इच्छा रखो, जो भी यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हो, साइड से जो भी करना है करो, साइड से तुम्हें जिस चीज की तैयारी करनी है करो। लेकिन अगर यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो एक इच्छा अगर हो तुम्हारे अंदर कि सर हम बहुत बेहतर अपने मार्कशीट को बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आप कहीं भी अपना मार्कशीट लगाएं तो उसमें ये छवि दिखे कि भाई इस बंदे ने 90 प्लस 95 प्लस स्कोर किया, वो एक अलग इमेज बनाता है आपका। और ग्रेजुएशन का मतलब ये थोड़ी ना है कि ग्रेजुएशन हो गया मतलब ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है सीधा सीधा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता यार। ग्रेजुएशन के बाद अगर तूने डिसाइड किया कि मुझे सीए करना है तो तू नहीं कर सकता, कर सकता। और तुम्हें कोई ये कह देता है कि इंटर के बाद सीए करना था तो इंटर के बाद जाना चाहिए था, जाके एक बार स्थिति देख उन बच्चों की जो इंटर के बाद सीए करने गए हैं। एक बार देख, तुम्हारा आंख खुल जाएगा उस समय।
जाके एक बार उन स्टूडेंट से पूछा, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे के आए होंगे, एक बार हाल पूछ के देख, उनसे पूछ कि कैसा मन, ठीक ठाक है, अच्छा लगा, 50-60 हजार रुपया बर्बाद करके होश ठंडा हुआ? क्योंकि उतावला नहीं होना भाई, क्योंकि 10th 12 पास किया है तूने, तू कितना मैच्योर है अभी। और किसने कह दिया कि तेरा समय बर्बाद हो गया ग्रेजुएशन करने में? अरे यार तू सीपीटी सीए फाउंडेशन निकालते निकालते 2 साल लगा देता है, कितना साल? और इधर मात्र सिर्फ 1 साल ज्यादा मैंने लगाया तो मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मेरा 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ। और किसी ने इंटर करके लगा दिया जोर, एक अटेम्प्ट में तो होता नहीं है, रेयरली होता है। और 2 अटेम्प्ट लग गए, लगभग 2 साल लगा दिया, 1 साल मैंने एक्स्ट्रा लगाया, मेरा ग्रेजुएशन हो गया। और ग्रेजुएशन करने के बाद अगर हम जाएंगे, आप सबका ग्रेजुएशन जब हो जाएगा, जब आप लोगों का, तो आपको क्या लगता है आप सीए नहीं कर सकते? और आप ना बेहतर कर सकते हैं। काहे बेहतर कर सकते हैं? पहली बात तो ये इसलिए बेहतर कर सकते हैं क्योंकि आप एक ग्रेजुएट हैं, मतलब मैच्योर्ड हैं। अब आपका दिल नहीं टूटेगा, जितना टूटना था टूट गया। नहीं, ये भी सच है। अब आपको पबजी का बाबूजी लॉन्च हो जाएगा तो भी आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना खेलना था वो भी खेल लिया। अब आपका मन वीडियो बनाने का भी नहीं करेगा, क्योंकि जिसको टिकटॉकर बनना था वो बना, जिसको यूट्यूबर बनना था वो बना। ग्रेजुएशन के डेट में सब कुछ बन के तैयार है। अब उसके पास फुल, मतलब अब आपके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं है बच्चों। अच्छा सोच जरा सा क्या होता। मैं अक्सर बच्चों को ये बोलता हूँ, पता नहीं शायद मैं गलत हूँ या जो भी है, ये मेरा खुद का अनुभव है कि मैं अपने किसी स्टूडेंट को +2 के बाद ऑल इंडिया कंपटीशन में नहीं धकेलना चाहता। जिंदगी रेस बन जाती है, उसको जिंदगी जीने का मजा ही नहीं है, जिंदगी भर पछताता रहेगा। उसने कभी जिया ही नहीं अपने लिए, क्योंकि उसको तो बस इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट तक बच्चे ही हो ना, बहुत बड़े हो गए। इंटरमीडिएट तक कोई बहुत बड़ा एज नहीं आपका। 10th पास किए 2 साल पहले, और अभी अब ऑल इंडिया कंपटीशन, बस तेरी जिंदगी। अगल बगल देखा कि 10th पास किया, इंटरमीडिएट किया, भाग गया दिल्ली। आपको पता है 11th और 12th में, और 11th में अभी मेरे को 2 घंटा क्लास लेना पड़ता है। 11th में 2 घंटा क्लास लेना पड़ता है, आप 11th के बच्चों से पूछना। वहीं उसी 11th में 2 घंटा क्लास लेते लेते मैं थक जाता हूँ। शाम को बोलने का, अपने फैमिली के साथ बात करने का मन नहीं करता है, इतना थक जाता हूँ। ये दर्द करता रहता है उस 11th वाले बैच के लिए, आप जानते हैं। और उस 11th को हम कहते हैं कि बेटा जिस दिन 12 पास करके यहाँ से ड्यू वगैरह जाओगे ना, पूरे ऑल इंडिया में कहीं से भी पढ़ा हुआ बच्चा अगर तुमको मिलेगा, तुमको इतना सा फील नहीं होगा कि हम दरभंगा ऐसे छोटे से शहर से पढ़ के आए। लगे हुए इस बात को बनाने में कि भाई कॉमर्स में स्कोप है। और जानते हैं आपके बाबूजी कॉमर्स का इज्जत काहे नहीं कर रहे, आपके चाचा जी कॉमर्स का इज्जत काहे नहीं कर रहे? काहे कि आपके जो बड़का भैया हैं, जो पहले आपसे पहले कॉमर्स लिए, वो तो 11th में गर्दा छोड़ा दिए थे। वो 11th पढ़े कहां? उनका जो 11th बीता है ना, उनका 11th उसको पता ही नहीं टीएस गिरवाल होता है। SK सिंह, वन ऑफ द बेस्ट बुक इन इंडिया। का है कि 125 रुपया सॉल्यूशन का कीमत, हर दुकानदार के पास पहले से सॉल्यूशन। और 1 मिनट तो सर इकोनॉमिक्स रखे ना 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 ना, मार्क के नहीं आएगा बच्चा, पहले से डरपोक, मार्क्स नहीं आता। किस में आएगा? ईपीएस रखो, बच्चा ईपीएस रख लिया। 11th में सर ईपीएस पढ़ाइएगा ना, 11th में कौन पढ़ता है? 12 में पढ़ो। अब समझ रहे हैं? जिस बच्चे को 11th में ये आदत लग गई, ध्यान से सुनना। अरे हम देखे, तुम लोग क्या देखा अभी, तुम लोग अभी थोड़ा और बड़ा हो, देखना अकाउंट ऑनर्स रख के पछता रहा है। पूछोगे तो बोलेगा कि हम अकाउंट ऑनर्स रख के पछता रहे। काहे पछता रहा है वो? पीयू में तो बड़ा खुश है बच्चा, सब मारा मारी हो रहा है अकाउंट ऑनर्स लेने के लिए। यहां काहे तुम पछता रहे हो भाई? काहे कि सर फलना टीचर के पास पकड़ लिए थे, 11th में कुछ पढ़े भी नहीं किया, 12 में थोड़ा बहुत पढ़े, ग्रेजुएशन जैसे तैसे हुआ। अरे तुम्हारे ग्रेजुएशन में इनकम टैक्स था, तुमको तो इनकम टैक्स का इतना नॉलेज हो गया होगा कि 10 गो आदमी तुमसे पूछता होगा कि भाई कैसे हम टैक्स बचा लें। पूरा साल सर एकदम हम एंजॉय किए हैं, और साल के अंत में सर को बोले थे सर 5 गो क्वेश्चन बताइए जो हम एग्जाम में जाके लिख के आए। तो जब आप ऐसा माहौल बनाइएगा तो बताइए आपको इज्जत कहां से मिलेगा? हमको बताइए, क्या आप समझ पाए? तो थोड़ा आपकी गलती नहीं, आप तो अभी शुरू किए, आपके सीनियर का कुछ देन है। कॉमर्स के जो आपके सीनियर रहे ना, वो कॉपी को पीढ़ी जैसे मोड़कर जो इंस्टीट्यूट जाते थे, अब भागते हुए आते थे, उनका जो पढ़ाई करने का तरीका देखा है ना आपके पूर्वजों ने,
इसीलिए कॉमर्स रखने पर एक बार डाउट हो जाता है कि कॉमर्स रखा है तो लफुआ ही होगा। नहीं समझे हमारी बात? वो पढ़ाई के अलावा कुछ और सब करेगा, उसको पूरा दरभंगा का गली मोहल्ला का बात पता होगा, हर गली में 2-4 गो आदमी तुरंत उसको एकदम कोई छू के दिखा दे, फलना एरिया का सब डाउन उठ के आ जाएगा। अगर कॉमर्स रख लिया है तो आज नहीं तो कल अपने चाचा को विधायक बनाएगा, समझ रहे हैं? तो ये चीज हो जाता है, बस इतना ही सा अंतर है। पहला ये कैंपस है जहाँ पे एक कैंपस में 2 यूनिवर्सिटी, पूरे वर्ल्ड में दूसरे जगह कहीं है ही नहीं, पूरे दुनिया में नहीं है। आपको इस बात पे गर्व होता नहीं है? काहे नहीं गर्व होता है? काहे कि आप तो पेशाब करने वहां जाते हैं, नहीं आप तो दौड़ने जाते हैं, आप तो थूकने जाते हैं वहां, आप तो सुबह शाम घूमना, आपको अगर कहीं संडे मिले ना तो आप वहां जाते हैं, आप उसका इज्जत कहाँ करते हैं जनाब? अरे हम बोल दिए तो आपको खराब लग गया। आप सच्चाई बताइए ना, वहां पे आप क्या इज्जत करते हैं? कभी आपने इतना प्रणाम किया इस यूनिवर्सिटी को? नहीं सर, हम प्रणाम कैसे करेंगे? हम बड़े आदमी हैं, तो गंदगी कर देंगे सर। विश्व का पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कैंपस जहां पे एक कैंपस में 2-2 यूनिवर्सिटी। लेकिन सर हमको सिर्फ इतना पता है कि श्यामा मंदिर यहां पे है, उससे वो गली अंदर जाती है, मनोकामना मंदिर थोड़ा सा अंदर है, वहां पे एगो दीवाल है, उस पे लिखा जाता है, उस पे जो लिख दिया जाता है वो पूरा हो जाता है। अब समझ रहे? तो आप कैसे इज्जत करेंगे बताइए? आप इज्जत कैसे करेंगे? आपको पता नहीं है ना। अच्छा दूसरी बात, आप जानते हैं एलएनएमयू के प्रोफेसर्स भले ही आपको पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, अरे भाई निगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढने वाले लोग चाहिए आज के डेट में। महंगाई बढ़ गई, सब चिल्ला रहा है, आप ऐसे लोग बनिए ना जो महंगाई बढ़ने में भी पॉजिटिव ढूंढिए, क्या फायदा होता है, तब आपका नजरिया चेंज होगा। तो आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में भले ही प्रोफेसर्स पढ़ाई नहीं, एक अच्छी बात यह है कि पूरे 3 साल आपके पास कम से कम आपको टाई बेल्ट तो नहीं करवाया जाता कि बउआ कपड़ा प्रेस करके आओ, एकदम टाई बेल्ट लगा के आओ और 75% अटेंडेंस बनाओ। सोचो अगर आज से कर दिया जाए, साइड से कोई एक्टिविटी कर पाओगे? केवल और केवल किसका टेंशन रहेगा? 75% अटेंडेंस। टीयू में ऐसा होता है। तो सोचो कि अगर हमारे पास ये यूनिवर्सिटी घर का यूनिवर्सिटी है, मैनेज हो जाता है, आप जब तक ये मैनेज हो रहा है, कल को कोई नया ऑर्डिनेंस आ जाए, 75% अटेंडेंस मस्ट हो जाए, यूनिफॉर्म मस्ट हो जाए, सेमिनार बड़े लेवल पे होने लगे, आपको अटेंड करना पड़ेगा, तो शायद आप साइड से कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकते। तो ये तो अच्छी बात है ना कि आपके पास 3 साल एक मौका मिलता है कि आप साइड से अगर कुछ अलग भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज है यहाँ पे। और दूसरी पॉजिटिव चीज पता है आपको, जो आपका सिलेबस है वो एक बार टीयू का सिलेबस उठा के देख लेना, उस सिलेबस से 70 to 75% मैच करता है। अब सोचिए ये यूनिवर्सिटी क्या देगी आपको? बस एक छोटा सा माहौल, जो माहौल होता है ना पढ़ने वाला, उसकी यहाँ पे कमी है। एक अच्छे स्टूडेंट को क्या चाहिए? एक स्टूडेंट को, स्टूडेंट तो आप सब लोग हैं, सफल होना चाहते हैं। आप क्या होना चाहते हैं? क्या है आपका उद्देश्य? क्या है? स्टूडेंट तो आप हैं, तो स्टूडेंट से सफल स्टूडेंट कैसे बनेंगे? जानते हैं इसमें क्या चाहिए? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका शरीर अच्छा होना चाहिए, शारीरिक शक्ति अच्छी हो। ऐसा ना हो कि 1 घंटा पढ़े तो माथे दर्द करना शुरू हो जाए, पेट दर्द करना शुरू हो जाए, नहीं। और दूसरा आपकी मानसिक शक्ति अच्छी हो। क्या हो? तो सब कुछ आप ही पे डिपेंड किया ना। बाहर वाला क्या कर रहा है इसमें? आप अच्छा भोजन करिए और आप अच्छे माइंड में कुछ कचरा बचरा मत जमा करके रखिए। समझ पा रहे हैं ना? 2 चीज से परहेज कर लीजिए। पहला, शरीर अच्छा रखिए, टेस्टी भोजन सब थोड़ा कम कीजिए जब तक छात्र जीवन में है, और टेस्टी भोजन सबको अवॉइड कीजिए। वो टेस्ट जिसमें अच्छा होता है ना, वो शरीर के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। तो बड़ा अलग अलग चीज है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा परहेज करना है। और आज का जो हम लोगों का पर्पस है वो यही कि थोड़ा आप लोगों के जो सीनियर्स आए हुए हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे हम लोग और जानेंगे कि इन लोगों ने 90+ कैसे स्कोर किया, क्योंकि सेम सिचुएशन था जैसा आप लोगों के साथ कि लॉकडाउन हुआ। मेन पर्पस है कि इन लोगों को थोड़ा सा समझाएं कैसे बच्चा सब अच्छा किया। मेन तो वही पर्पस है ना बुआ। तो बारी बारी से बुलाया जाए। देखिए आप लोगों के सामने 4 चेहरे हैं, दिख रहा है, और एक 5वां है लाल बाबू गुप्ता जो अभी आ रहा है, वो अभी रास्ते में है। उसको फीवर लगा हुआ था, उसके बावजूद वो आ रहा है। और आप लोगों के जो ये सीनियर हैं, ये लोग अपने अपने मतलब कहीं ना कहीं सब लोग अपना समय निकाल के आपके लिए आया है। देखिए आपके पास कुछ सवाल पहले से होगा, जो भी पूछना है आपको वो सब आप लोग पूछिएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बात पे कीजिएगा कि कमी कहाँ पे रह गई, कुछ चूक
हुआ है कि नहीं, और बेहतर कर सकते थे कि नहीं। वैसे हम आपके हर सवाल इन लोगों से पूछेंगे ही, तो बारी बारी से हम लोग अब बुलाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे जो पहले नंबर पे आया है वो है राजकुमार। राजकुमार को केसीसी के तरफ से ये जो अवार्ड है ये दिया जा रहा है। एक छोटा सा अवार्ड है, छोटा सा भेंट है, ताकि केसीसी को याद रख सके। ये केसीसी के तरफ से। अब राज जो है वो आप लोगों को कुछ संबोधित करेगा। संबोधित करने का मतलब है अपना कुछ सुझाव देगा आप लोगों को। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग इससे पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार। ये हाल ही में पार्ट 1 के एग्ज़ाम में मैंने 96 लाया था मैथ में, और बेसिकली मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। तो मेरा तो मेन पर्पज़ तो शुरू से ही रहा है कि स्पोर्ट्स में ही जाना। बट सर का भी कहना था कि जो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकता है ना, तो एक बेहतर स्पोर्ट्समैन भी नहीं बन सकता। बस इतना ही, मतलब कुछ फोकस करना पड़ता है कि जैसे आपको एग्ज़ाम में कुछ आने वाला हुआ क्वेश्चन, तो आपको मेनली उसका ध्यान रखना होगा कि जो कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स होंगे उसका आइडिया आपको क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर और कुछ सर भी सजेस्ट कर देंगे, उससे हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, बल्कि आगे आप किसी भी फील्ड में जाओगे उसके लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप कोई भी क्वेश्चन में फंस गए, तो उसको आप तो किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आपको उस पर एक टाइम सोचना उसके बारे में। अगर आप किसी फील्ड में इस काम को कर रहे होते, प्रैक्टिकली किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, वही क्वेश्चन आपको अगर वहाँ पे फेस करना पड़े, तब उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। उस समय ना आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज़ आएंगे उसके बारे में कि आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। तो वो ट्राई करना कभी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आप 96 गाए, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये फील हो रहा है कि कुछ कमी रह गई कि हम 100 भी गा सकते थे। कमी तो ये है कि हमको आइडिया नहीं दे कि का जो क्वेश्चन देने का तरीका होता है ना, वो भी कई बार उल्टा पुल्टा होता है। पर एक एपी का क्वेश्चन था, जो शायद प्रिया भी जानती होगी, कि मैं लिखा था कि पर मंथ बढ़ रहा है, और इंग्लिश में लिखा था कि पर ईयर बढ़ रहा है। तो यह कन्फ्यूज़न के कारण जो हम पहली बार हिंदी को बेस मान के बनाए तो काटना पड़ा, तो उसका शायद में भी प्रेजेंटेशन कुछ नंबर काट लिया हो। बाकी सारा क्वेश्चन तो सही। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना उसके बारे में सोचना है, इस टाइप का क्वेश्चन, उसमें कुछ ट्रिकी पॉइंट तो नहीं ना है। एक लाइन उसको मतलब ध्यान से पढ़ना है कि तो ऐसा पॉइंट भी हो सकता है, जैसे भी हम बताएं ना पर मंथ पर ईयर, तो जल्दबाजी में करके गलती। अगर आपके सामने ऐसा हो तो पहले हिंदी में एक बार मिला लेना कि सेम चीज़ है इंग्लिश दोनों, तभी उस चीज़ को आगे सॉल्व करना। क्वेश्चन बनाने से पहले उसके बारे में 2-3 मिनट सोच लेना कि उसको क्या बनाना, कैसे बनाना। एक लगा देखे और उतारना चालू कर दे, वो जरूरी नहीं होता। और ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगा बनाने, मतलब आपको क्या लगा कि हम थोड़ी ज़्यादा टच करते तो उसी में मार्क्स आता है, या फिर प्रैक्टिकल ज़्यादा? तो जहाँ तक थ्योरी का जहाँ तक सवाल है, वो तो सर का जो थ्योरी लिखाते हैं, अगर उस समय आप क्लास में ध्यान से सुन लोगे तो थ्योरी का तैयारी बची है। रही बात प्रैक्टिकल की, तो एलएनएम का पर्पस ही रहता है कि जो बच्चा प्रैक्टिकल बनाता है उसी को नंबर। आपका मेन फोकस होना चाहिए प्रैक्टिकल को, कि आप कैसे किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ईजिली बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हो कॉपी पर। तो सोच कैसा था उस समय जाने टाइम, तो एग्जाम को जैसे लगी नहीं रहा था एग्जाम दे रहे हम लोग। एक तो ये था कि उसमें ढिलाई भी बहुत था, अगल बगल से लोग पूछ रहा है भाई बताओ ना। वहाँ पे होता है कि अगर आप अच्छे से आंसर बना रहे हो ना बिना किसी को देखे, अगल से 4 आदमी चोंच मारेंगे बताओ भाई क्या ये भी होता है। तो मतलब नॉर्मल था कि जैसे आप यहाँ पे बैठ के बना रहे होते हो ना, तो जो अभी घर पे भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करे होगे, कुछ ना कि हम एग्जाम में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे आपको उतना हेजिटेशन फील नहीं होगा, कुछ ऐसा नॉर्मल लगेगा ही नहीं वहाँ पे कुछ भी। हम 15 अगस्त को हमने शायरी भी डाले थे, आप शायद देखे भी होंगे। मतलब आज के यूथ के लिए, मतलब आज का यूथ सबका तो ध्यान चला ही जाता है, समझ है, ध्यान भटकता होगा सबका भी, जाता होगा मुँह माया पे ध्यान। तो उसके लिए मतलब एक कुछ हम लाइन लिखे, सुनिएगा जरा। कि मत कर तमन्ना किसी को चाहने की, कि मत कर तमन्ना किसी को चाहने की, परी बेदर्द निगाह इस जमाने की, और खुद को उस काबिल बना ले कि लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। अच्छा, ये मतलब सब तो देशभक्त होंगे यहाँ पे, तो उसका लेख सुनाते हैं। कि तुलना हो आचरण की अगर तो गंगा के साथ हो, तुलना हो आचरण की अगर तो गंगा के साथ हो, इससे भी बड़ी कामना यही है हमारी, अंतिम सफर हो तो वो तिरंगा के साथ हो, मरते दम तक यही कहेंगे हम, मरते दम तक यही कहेंगे हम, हिंदी थे, हिंदी है और हिंदी ही रहेंगे। अगर आप मोबाइल से यहाँ पे पढ़ाई टाइम अगर आप मोबाइल से यूज़ करते हो तो उसमें भी दिक्कत हो सकता है।
लेकिन आप अगर शुरू से ही आपको आदत है कि आप कॉपी पे उसको वर्किंग नोट में उसको कैलकुलेट करने का, जोड़ घटाव जो भी उसका सब्जेक्ट वगैरह होता है, तो आपको मेनली वहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको सुधारना पड़ेगा। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, तो आपको सुधारना पड़ेगा। तो ये आपका भी कभी हाथ टूटा हुआ है क्या? कि कोई भी चीज़ लिमिट में बहुत अच्छा लगता है, लिमिट के बाहर अगर हो गया तो खाना भी लिमिट के बाहर खराब हो जाता है। तो हर चीज़ लिमिट में अच्छा लगता है, हर चीज़ करो अगर आपको अच्छा लगता है वो अच्छा चीज़ है आपको, लेकिन कुछ भी लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे आपका कोई जो आपका बेसिक टारगेट है, जो भी आपका गोल है, उस पर अफेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब होता है ना कि दिल टूटने के बाद कोई कबीर सिंह बन जाता है, तो कोई वो तो सुझाव यही रहा कि राजकुमार राव बनना, ये मत बनना कबीर सिंह। राज से बात हो जाने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपर हैं, जो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किए हैं, उनका नाम है लाल बाबू गुप्ता। आपको जान के अच्छा लगेगा कि लाल बाबू को सबसे ज़्यादा ओवरऑल सबसे ज़्यादा मार्क्स लाल बाबू को है 93, हाईएस्ट मैथ में हाईएस्ट 93 है लाल बाबू का, और ओवरऑल सबसे ज़्यादा सबसे हाईएस्ट है। और लाल बाबू का इंटरमीडिएट यहीं से हुआ है, और 11th भी पढ़े थे ना लाल बाबू, 11th और 12th दोनों ही लाल बाबू यहीं से पढ़ा हुआ है। और जो है वो इंटरमीडिएट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उस समय, और उस समय अपने इंस्टीट्यूट में इतना ज़्यादा साधन संपन्न था भी नहीं, ये सब बैच के ग्रुप के बच्चे एक ही हैं, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था उस समय। और उसके बाद देखो पार्ट 1 का जो रिजल्ट आया है उसमें भी ओवरऑल सबसे ज़्यादा इसी का है। क्या आप समझ पाए? तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। आइए हम लोग लाल बाबू को थोड़ा सा सम्मान दें। आ जाओ लाल बाबू, ये केसीसी के तरफ से लाल बाबू को एक छोटा सा भेंट। अब लाल बाबू आप लोगों को कुछ बातचीत के माध्यम से बताएंगे। देखो लाल बाबू का जो ये मतलब देखो गांव से पढ़ा है, गांव से ऑटो करना, आज भी हमको याद है, गांव से ऑटो आना फिर गांव जाना, और आधा घंटा तो कभी भी वेट करना ही लगा रहता है हर बैच को। वो तो अपना लक्षण नहीं सुधरा है, सुधार लेंगे। तो वो चीज़ एकदम डेडिकेटेड हो गया, और हमको नहीं याद होगा कि कभी क्लासेस मिस किया होगा या कभी किसी होमवर्क को अंडर एस्टिमेट किया होगा। तो बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। और लाल बाबू जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सबसे अच्छी बात इनके साथ जानते हैं क्या है, कि ये अपने फैमिली को हेल्प भी करते हैं। कहीं कहीं ये दुकान पे बैठते हैं। एक आमतौर पे धारणा होती है कि सर हमारे बाबूजी का दुकान है, हम दुकान पे बैठते हैं तो हम नहीं टॉप करेंगे। दुकान पे बैठ के जब आदमी टॉप करता है ना, तो उससे बात करो, टाइम मैनेज। और ये भी तो यंग है ना, इंटरमीडिएट में अच्छा किया, एक बार इंटरमीडिएट अच्छा करता है तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम अच्छा नहीं कर पाता है, ऐसे भी होते हैं लोग। लेकिन ये कैसे कंसिस्टेंटली उसको परफॉर्म कर रहा है। और साइड से ये एक प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहा है सीएमए, और सीएमए का एंट्रेंस इसने सेल्फ स्टडी करके गांव से निकाला। क्या आप समझ पाए? सेल्फ स्टडी, वो भी कोविड के दौरान। आप अगर आज किसी बच्चे को बोलेगा ना सीएमए करने, तो बोलेगा हम बेंगलोर जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, पंजाब जाएंगे। इसने सेल्फ स्टडी करके इंटरनेट के माध्यम से, और जैसे भी घर पे बैठ के गांव में रह के, गांव में शायद उतनी अच्छी इंटरनेट भी नहीं होती है, तब इसने परफॉर्म किया। तो इससे भी बात करके आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। आज ये तो इंटरमीडिएट का जो मार्क्स है वो मेरा अकाउंट्स में 97 था, और इंग्लिश में 92 था शायद, जिसमें हम 4 नंबर क्वेश्चन छोड़ कर आ गए थे। इंटरमीडिएट का या पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम होता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन देखने के बाद कि आपको क्वेश्चन के लिए आप पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, ठीक। तो उसका एक तरीका सबसे बेस्ट ये है कि जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप पढ़ते हैं क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, तो आप क्या कीजिए, एक अपना अलग से कॉपी बना कर रखिए। जो कुछ भी, जैसे आज टॉपिक पढ़ाया, जैसे इंटरमीडिएट का फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ, तो आप क्या कीजिए, एक तो थ्योरी का कॉपी अलग होता है, एक प्रैक्टिकल का कॉपी अलग होता है। तो आप क्या कीजिए, अपना एक अलग कॉपी बना के रखिए, ठीक। तो और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना उस चैप्टर का, तो जो जो आपको प्रॉब्लम होगा, जो जो चीज़ आपको नया देखने को मिलेगा, उस कॉपी में उस टॉपिक के साथ वो चीज़ को लिखते चले जाइए। तो इस चैप्टर में ये क्वेश्चन में हमको डिफ़िकल्टी हुआ, तो और जो नया इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई टॉपिक है तो उसे आपको नया कहीं बाहर से इन्फॉर्मेशन मिला, उसको तुरंत वहीं पर नोट कर लीजिए घर जाकर, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा, एग्ज़ाम के टाइम, देखिए एग्ज़ाम का टाइम जब लास्ट होता है, तो उसको आपको तो कहीं से खोजना नहीं पड़ेगा, सब आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। और ये होता है कि
अकाउंट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आज पढ़े और अगर उसको 10 दिन तक नहीं देखते हैं तो वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो ऑलरेडी अगर आप जो आपने चैप्टर को बनाते वक्त जो आपने प्रॉब्लम फेस किया, अगर आप उसको ऑलरेडी एक कॉपी में सेपरेट लिख कर रखते हैं तो उससे क्या होगा, देखिए एग्ज़ाम के टाइम में तो बचता है सिर्फ 5 से 6 दिन, ठीक। तो उसमें तो आप वो दोबारा बुक को आप खोल कर नहीं पूरा रिवाइज कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। अगर वो जो मेन पॉइंट आपको जो डिफ़िकल्टी है वो अगर आप ऑलरेडी लिख कर रखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में तो आप इजीली उसको बस उसको गो थ्रू करना है और आपका जो वीक पॉइंट सब है वो आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया। और कोर्स जब आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सर तो पढ़ाना शुरू करते हैं, उससे पहले आप क्या किए कि वो जो चैप्टर है उस चैप्टर में जितने सारे टॉपिक हैं, देखिए हर एक चैप्टर, अभी हम CMA पढ़ रहे हैं तो चैप्टर से बहुत लंबा लंबा होता है, 100 पेज का एक चैप्टर होता है। आप बीच में पढ़ना, जैसे आप शुरू में पढ़े, आज पढ़े जी समझ में आ गया, फिर आप 2 दिन बाद पढ़े तो आपको जैसे लगेगा कि पीछे का कुछ पता ही नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसको ये चैप्टर से क्यों रिलेट कर रहा है। ये आपको इसका एक सॉल्यूशन सबसे अच्छा है क्या, आप जब सर पढ़ाना शुरू करें तो क्या कीजिए, कॉपी में उस जो चैप्टर जो है उसका नेम लिखकर उसका सारा जो स्ट्रक्चर है चैप्टर का, मतलब इसमें ये सारा टॉपिक है, पहले वो लिख दीजिए और उसके बाद सब कुछ छोड़कर उसको पहले ये देखिए कि ये चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है और कौन कौन सा टॉपिक सिमिलर है, कौन कौन सा टॉपिक, उसको एनालाइज कीजिए हमको ये सब टॉपिक इस चैप्टर का है। उसके बाद जब आप उस टॉपिक को उठा कर जब पढ़ेंगे, उस टॉपिक के रिलेटेड आप बुक में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो ऐसा आप करेंगे तो आपको कुछ भी छूटेगा नहीं, सबसे बड़ी बात कुछ भी आपको छूटेगा नहीं। और जैसे एग्ज़ाम में होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था, या फिर ऐसा तो हम बुक में कभी पढ़े ही नहीं थे, तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो एग्जामिनर होता है वो बुक से ही क्वेश्चन देता है और एग्ज़ाम का ऐसा होता है कि 50% सारे बच्चे बना लेते हैं क्वेश्चन, बाकी 30% थोड़ा डिफिकल्ट होता है और बाकी का जो 20% होता है वही डिसाइड करता है वही क्वेश्चन कि कौन टॉप करेगा या फिर कौन एवरेज रह जाएगा। तो वो जो 50-60% जो क्वेश्चन रहता है वो तो आपको इधर ऑलरेडी मिल जाएगा, लेकिन वो जो बाकी का जो 20% जो मेन क्वेश्चन से होता है वो आपको सिर्फ बुक में मिलेगा और उसी को आप सब मिस कर देते हैं और इसीलिए 10 मार्क्स 5 मार्क्स पीछे हो जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना एक सेपरेट कॉपी बनाइए। प्रैक्टिकल जो चल ही रहा है, देखिए जब बुक में होते हैं 50-60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक, आप जब बनाते चलेंगे ना क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आप उस पर बनाएंगे, डील करेंगे क्वेश्चन सब, आप जब क्वेश्चन 50-60 सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत बारीक पॉइंट मिलता है देखने को, जी सर। और उसी में बच्चे फंस जाते हैं। एक लाइन जोड़ दिया, किसी भी अकाउंट से क्वेश्चन में एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दिया, अब बोलेगा ये एक लाइन का मतलब हम समझते ही नहीं हैं, जबकि वो क्वेश्चन को डील किया है। हाँ, तो अगर आप उस कॉपी में अलग से वो लिख कर रखेंगे वैसा छोटा पॉइंट, तो हमको नहीं लगता है कि शायद किसी को नर्वसनेस होगा एग्ज़ाम में। अगर आप ये सब पहले ही कर लेंगे तो आपको बारीकी, जो एग्ज़ाम की बारीकियाँ होती है क्वेश्चन की, वो आपको ऑलरेडी मालूम रहेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस सोचिए कहाँ रहेगा। तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे ये सारा आता है हमको, ठीक। और अगर आप ऐसा करके रखते हैं, क्योंकि जितना टॉपिक बुक में होता है, जितना नॉलेज बुक में होता है, जितना पॉइंट बुक में होता है, उतना शायद किसी क्वेश्चन बैंक में ना हो। तो मेन प्रायोरिटी आप ये रखिए कि हमको बुक से पढ़िए, ठीक। और जब लास्ट में आप रिवीजन करिए क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, अपना स्ट्रक्चर तो पहले से बना कर रखा हुआ है अपने कॉपी में, तो स्ट्रक्चर जो बनाया है उसमें ऑलरेडी टॉपिक सब लिखा हुआ है कि ये टॉपिक इस चैप्टर से रिलेट कर रहा है। उस टॉपिक का जो क्वेश्चन होगा बुक में, सिर्फ आप उसी क्वेश्चन को कीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन बुक में आपको सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन को ही टैकल करना पड़ेगा। और जो आपका वीकनेस है
सिर्फ आप उसी को टैकल करेंगे तो आपका वीकनेस ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास तो आप कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली है। 10 बार क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होता है। एक क्वेश्चन को 10 बार 20 बार वो बनाने से कुछ नहीं होता है। 1 महीना बाद आप भूल जाइएगा उसको, जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा। फिर आप को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप जो आपको प्रॉब्लम फेस हुआ है क्वेश्चन में, चैप्टर में जो आपको वीकनेस लग रहा है, उसको ऑलरेडी अगर आप मेंशन करके रखे रहेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में वो सबसे बेस्ट काम करता है। देखिए, क्योंकि वो तो आपने लिखा है खुद से, आप उससे फैमिलियर है। लेकिन जो आप नया गाइड खरीदेंगे या फिर कोई गेस्ट पेपर खरीदेंगे तो वो आपको शुरू से पढ़ना पड़ जाएगा। तो उसमें गाइड या गेस्ट पेपर में कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अगर जिसको बुक का नॉलेज है, कोई नेसेसरी नहीं है गाइड या फिर कोई गेस्ट पेपर। बहुत सारे बच्चे देख जाते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं टकराया, वो क्वेश्चन नहीं टकराया, इसी के बीच में लगे रहते हैं। हाँ, टकरा जाता है। और जो बुक का जो डिटेल स्टडी किया है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हम खुद आज अपना CMA इंटर का जो सिलेबस है खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। चैप्टर 1 से एक लाइन पढ़ते हैं स्टोरी की तरह। जैसे न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर, वैसे हम खुद से पढ़ते हैं, उसका मीनिंग खुद से जानने की कोशिश करते हैं। हम किसी टीचर का, जब हम इंटरमीडिएट के उसके बाद हमको इतना मतलब हैबिट हो गया था कि हमको किसी टीचर का ज़रूरत नहीं महसूस हुआ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे हम अभी बुक का जो जैसे बुक है उसका सारा एक कॉपी बना कर रखे हैं कि जो बुक में हमको, या तो देखिए बुक में डेफिनेशन सब तो ऑलरेडी हम कर लेते हैं बुक में जो पॉइंट है, लेकिन उसके अलग से एक कॉपी बना कर रखे हुए हैं और जिसमें हम सारा मेंशन करते हैं जो बुक में नहीं है, जो हमको नया इन्फॉर्मेशन मिला है उस टॉपिक के रिलेटेड, जो बुक में नहीं है तो हम उसको अभी लिख देते हैं। तो आप आगे एग्ज़ाम टाइम में भूल जाएगा। और ऐसा इस एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जो आप भूल जाएगा वही ज़्यादा पूछेगा। प्रोफेशनल एग्ज़ाम ऐसा ही होता है। तो सेल्फ स्टडी कीजिएगा। और एक बात, अकाउंट्स एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप एक टॉपिक मिस कर दिए उसके बाद अगर आप अगले टॉपिक में जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन लगा रह जाएगा। जब तक आपको एक टॉपिक क्लियर नहीं होता है तब तक आप दूसरे टॉपिक पढ़ने मत बढ़िए, नहीं तो आपका काम डबल हो जाएगा, फिर से शुरू से पढ़ना पड़ जाएगा। अब जो नाम है वो हमारे सामने है, प्रियंका। ये प्रियंका को हमारे तरफ से, KCC तरफ से एक छोटा सा भेंट। प्रियंका का जो मार्क्स रहा है 95 अकाउंट्स में रहा है। इसमें कम है, ठीक ठाक है? अच्छा, तो उसी अकाउंट को लेकर आप लोग थोड़ा सा पैनिक भी हो रहे हैं। सेम सिचुएशन फेस की है तो इससे भी आप आराम से, बहुत बातूनी भी है तो बात करेगी, तो इसीलिए आप लोग आराम से इससे भी प्रश्न करें, इससे भी जानें कि कैसे तैयारी की, क्या सब की, आराम से हर एक चीज आप लोग जानें। ये एक लास्ट मौका है, फिर आप इसके बाद नहीं पूछ पाएंगे, ना ही ये बता पाएगी। तो एक मौका है हम लोगों के पास कि जब आप लोग सेमिनार किए ही हैं तो हर एक बात जानें कि हम एग्जाम में अकाउंट्स को कैसे टैकल करें ताकि हमें भी 90+ आए। क्या ऐसा ही है ना? सबको हेलो, मेरा नाम प्रियंका है। वो अकाउंट्स में 95 आया था, वो सब सिर्फ सर की वजह से। हम इस इंस्टीट्यूट में 4 साल से, क्लास 11 से। तो जब हम इस इंस्टीट्यूट में आए थे तो एक सपना लेके आए थे कि कॉमर्स लेना ही इसलिए क्योंकि हमको CA करना है। फिर सर से बोले कि हमको CA करना है। सर बोले अभी 11th 12th जो ग्रेजुएशन यहाँ से करने का बिल्कुल भी मेरा वो नहीं था, बाहर ही करना था। और 11th 12th क्योंकि मेरे 12th में कुछ हो गया था, मेरा 12th बाद में हुआ, तो इस वजह से हमको ग्रेजुएशन यहीं से करना पड़ा। 12th में बहुत मेहनत किए थे, सर भी जानते हैं। सर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 12th का मेरा रिजल्ट अच्छा हो, पर कुछ इंसिडेंट की वजह से मेरा 12th एनुअली एग्ज़ाम में नहीं हुआ, बाद में हुआ। तो फिर उस वजह से हमको ग्रेजुएशन यहीं से करना पड़ा। और तो इसलिए हम फाउंडेशन नहीं दे पाए क्योंकि हमको फिर अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमको इंटरमीडिएट। तो इस दौरान सर से बहुत ही मतलब एक सर फ्रेंडली की तरह बहुत सारा सब चीज़ समझाए कि मतलब फाउंडेशन करना है। और पहले तो जब तक 12th में थे तब तक सर फाउंडेशन के बारे में गाइड करते थे। फिर फाउंडेशन जब नहीं हो पाया, मतलब अब इंटरमीडिएट ही करना पड़ेगा, सर हमेशा ही गाइड किए कि मतलब कैसे क्या करना है। पार्ट 1 में भी जो चीज़ सर बताए, सिर्फ सर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग मेहनत किए और ये स्कोर हासिल किए। क्योंकि सर जो गाइड करते हैं वो
90% उससे हो ही जाता है, बाकी का 10% बाकी तो मेहनत करना ही है खुद का। दीदी जैसे सर बताया कि हाँ आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो उसमें हम पूछना चाहते हैं कि आपका जो क्वेश्चन जो बनाया है उसका जो है कुछ आप शो कर सकते हैं कि हम ऐसे ना ऐसे बनाए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रॉयल्टी अकाउंट से तुम लोगों को क्वेश्चन आएगा ही, जो कि हर एक साल आता है। तो रॉयल्टी अकाउंट जब भी बनाना तो उसमें मेनली 3 अकाउंट तो बनता ही है, उस पर डेड रेंट अकाउंट ज़रूर बनाना, वो हर एक साल पूछा है और वो नॉर्मली बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बहुत कम ही बोला है बनाने के लिए, बट जो इलस्ट्रेशन है उसमें बोला है और क्वेश्चन बैंक में भी बहुत रिपीट। तो डेड रेंट रॉयल्टी में पूछे या ना पूछे डेड रेंट अकाउंट बनाना ही, तो 3-4 पेज तुम्हारा आराम से चला जाएगा, बाकी का एक वर्किंग नोट इनपुट लिखो या ना लिखो, टू द पॉइंट आंसर वहीं से शुरू करना। क्योंकि सर हम लोगों को जब भी बताते, क्योंकि क्लास वाइज हम लोगों को इनपुट दे के पहले समझाते हैं, बट एग्जामिनेशन में इनपुट को खुद से समझना कि इनपुट कह रहा है, बाकी जो भी इनपुट में अगर लिखना हो तो वो वर्किंग नोट में लिखना। स्टार्ट जैसे रॉयल्टी अकाउंट में तुमको अकाउंट बनाने बोलेगा तो स्टार्ट डेड रेंट अकाउंट बना के ही स्टार्ट करना, ये नहीं कि पहले इनपुट और बाकी कुछ, तो बाकी सब वर्किंग नोट में डालना। ये टिप्स। दीदी एक बात बताइए कि वर्किंग नोट जो है वो हम क्वेश्चन जो बनाए तो नेगेटिव का क्या है कि जस्ट नीचे बनाए वर्किंग नोट या फिर क्वेश्चन के अंत में बनाए? जैसे रॉयल्टी अकाउंट बनाओगे तो उसमें 4 अकाउंट तो बनाना ही है, तो वो बनाने के बाद लास्ट में वर्किंग नोट क्या है, 4 अकाउंट आराम से क्लियर 2 कलर का पेन यूज करना, ब्लैक ब्लू दोनों अच्छे से प्रेजेंट करके 4 पेज आराम से चला जाएगा रॉयल्टी ले। तो दीदी हमको तो एस्टिमेट नहीं ना रहेगा कि ये 4 पेज में हो जाएगा? वो तुमको ऑलरेडी जब अभी क्वेश्चन सॉल्व भी करे हो तो 1 पेज एग्जामिनेशन का जैसा कॉपी होता है, उसमें 1 पेज अकाउंट से तुम्हारा 1 अकाउंट ले लेगा। 3 साल 4 साल का पूछता ही है। तो आप जो है सो सिर्फ सेलेक्टेड चैप्टर पे फोकस किए या फिर सभी चैप्टर पर फोकस किए? सबसे पहले तो क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। सेलेक्टेड चैप्टर्स में रॉयल्टी, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और डिसोल्यूशन, ये 4 मेन चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन हर एक साल पूछ ही देता है। तो इन सब का जो भी क्वेश्चन बैंक से जो भी क्वेश्चन रहता है बस वही, उसको बस अच्छे से फोकस करो। और प्रेजेंटेशन पे टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़। टाइम कभी भी क्वेश्चन बनाओ, घर पे भी बनाओ तो टाइम लगा के, टाइमर लगा के बनाओ, ताकि देखो कि टाइम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन छूट ही जाए। तो अगर अभी इस 15 दिन में सिर्फ 3 चीज़, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चंस और मतलब प्रेजेंटेशन, एक अलग से कॉपी बना के उसको अच्छे से प्रेजेंट, तो बहुत अच्छा। और दीदी जो ऑब्जेक्टिव जो किए हैं यानी कि 2 मार्क्स का जो था वो सर को का जितना नोट्स था उससे पूरा हो गया या फिर कहीं? सर का थ्योरी बेस्ट है ऑब्जेक्टिव की, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और बाकी जो बुक्स में कहीं 1-2 चैप्टर में दिया भी है ट्रू फॉल्स, वो सबको देख लो बस, और कुछ नहीं। सर का थ्योरी सब कुछ, ऑब्जेक्टिव्स खुद ही आ जाए। अच्छा, आप तो एग्जाम लेके आए हैं, आपको क्या लगता है किस लेवल का मतलब क्वेश्चन रहता है? मतलब एवरेज रहता है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है? कोई भी क्वेश्चन पूछे ज़्यादा कैलकुलेशंस वाला नहीं पूछे, नॉर्मली पूछता है, पॉइंट्स वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे मैथ्स में तुम लोगों का डिस्पर्जन से वो स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन रहता है, तो उन लोग से बहुत कम ही पूछता है, किसी साल पूछा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ के मत जाना, स्क्वायर रूट पूछ देगा फिर अटक जाओ। तो इनफैक्ट कुल मिला के समअप यही हुआ कि अगर हमको किसी क्वेश्चन में अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है तो हम अकाउंट तो बना ही देंगे, लेकिन साइड से अगर हम उसका जर्नल भी करके दे दें तो वो अच्छा ही रहेगा। साइड से और भी कुछ इनपुट लिख दें तो वो भी अच्छा ही रहेगा। वर्किंग नोट कर दें वो भी अच्छा ही रहेगा। समझ पा रहे हैं? 20 नंबर वैसे तो 1-1.5 पेज में आपको मिलने वाला नहीं, चाहे क्वेश्चन कैसे भी लेवल का था। और छोटा छोटा लिख के आप एक ही पेज पे 3 अकाउंट हटा देंगे, बहुत खराब बात है। इसीलिए एक पेज पे 1 अकाउंट बनाएं। बहुत छोटा अकाउंट है तो 2 अकाउंट बन जाएगा, लेकिन इन जनरल एक पेज पे 1 अकाउंट अच्छे से प्रेजेंट करें, थोड़ा स्पेस देकर, थोड़ा हटा कर। अब अगर 4 अकाउंट बनाने तो वैसे ही 4 पेज तक चला जाएगा। 3 साल 4 साल का लगभग रहता है, 3 साल तक आप कंटिन्यू करेंगे, CD BD थोड़ा स्पेस दे देगा तो पूरा का पूरा पेज लग जाएगा। और उसी बच्चे छोटा लिख के एक पेज पे 4 अकाउंट को घुसा दिया, दूसरे पेज पे 1-2 लाइन में वर्किंग नोट कर दिए, तो उनको मार्क्स नहीं मिलता। समझ पाए? तो जर्नल, लेजर, वर्किंग नोट, इनपुट, ये सब आपको दिखाना है और आपको कोशिश करनी है कि ऑन एन एवरेज हर एक क्वेश्चन का आंसर लगभग 4-5 पेज तक जाए। क्या आप लोग समझ पाए? हाँ, प्रेजेंटेशन को लेकर ये हो गया। और क्या प्रश्न है? एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन, हाँ इलस्ट्रेशंस लास्ट में, जब एक क्वेश्चन बैंक का बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारे लोग के इलस्ट्रेशन से ही,
तो उसका पैटर्न बस, बाकी सर जितना प्रैक्टिकल बताए हैं जैसे बताएं बस वही। इलस्ट्रेशन में ज़्यादा देखोगे तो उलझ जाओगे कि क्या कैसे आया है। सर का जो है वो टू द पॉइंट रहता है कि क्या करना है। तो जैसे फॉर्मेट बताए हैं सर, बस उसी फॉर्मेट से इलस्ट्रेशन से सिर्फ क्वेश्चन देखना हो, बनाना सर के पैटर्न से, इलस्ट्रेशन के पैटर्न से। पूरा नहीं देखे थे, मतलब क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे से देख करके गए थे। क्वेश्चन बैंक से पैटर्न पता चल गया था कि किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर वैसा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में या एक्सरसाइज में मिल जा रहा है तो उसको सॉल्व कर दो। मैथ्स में तो ज़्यादा से घींच भी 2 पेज बहुत जाएगा, 2-2.5 पेज, 3 पेज से ज़्यादा मैथ्स में लिखी नहीं। तो वो जो क्वेश्चन पूछेगा उसको तुम कैसे कैसे इनपुट दे के, मैथ्स में इनपुट लिखना जो जो पूछ रहा है पहले। जैसे एपी का क्वेश्चन है तो उसमें सारा कुछ करके देके उसके बाद उसमें 2-2.5 पेज वर्किंग नोट डालना, क्लियर। मैथ्स का जितना भी रफ है लास्ट पेज, साइड में कुछ भी मत करना। थ्योरी बैकअप में लेके जाना। अगर वहाँ पे किस क्वेश्चन पे श्योर नहीं हो तो फिर एक तो बैकअप में रहना चाहिए। तो थ्योरी तो जो सर स्टैटिस्टिक्स में बाकी सारा कुछ बताए हैं, बस क्वेश्चंस तो सारा क्वेश्चन बैंक में मिल ही जाएगा कि क्या रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स से मीन मीडियन मोड वो बन ही जाएगा, प्रैक्टिकल ही बन जाएगा। थ्योरी पे मैथ्स में ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ता है क्योंकि मैथ्स में जितना सॉल्व किया उसी से क्वेश्चन रहता है। हम सारा प्रैक्टिकल बनाए थे मैथ्स में भी और अकाउंट्स में भी। कुल मिला के अभी तक का जो निचोड़ है वो ये कि आपको 5 साल का क्वेश्चन बैंक बना के जाना चाहिए। आपका जितना भी तमाम प्रॉब्लम है कि सर क्या आता है क्या नहीं आता है, कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। देखिए आप लोग ये जो पूछ रहे हैं ना कि क्या आता है क्या नहीं आता, आप लोग ये गलत पूछ रहे हैं, सवाल ही आपका गलत है। क्योंकि इसका सीधा सा जवाब है 5 साल का क्वेश्चन बैंक 20 रुपया कीमत है। और आज नहीं, ये 20 रुपया खर्च करने के लिए आज से 4 महीना पहले हम कह चुके थे। तो ये तो आपका सिंपल, आप कुछ और पूछ लो ना कि स्ट्रेस कैसे हैंडल किया और एस्पेक्ट कैसे हैंडल किए। आप लोग सवाल बहुत प्रॉपर नहीं पूछ रहे हो। आप लोग सवाल पूछ रहे हो क्या आता है। 5 साल का क्वेश्चन बैंक देखो क्या आता है, सब लिखा हुआ है। क्या आता है देख लो, कहाँ से थ्योरी आया, कहाँ से प्रैक्टिकल। हमने जो तुम्हें एनालाइज करके बताया वो भी क्या था, 5 साल के क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस था। तो यहाँ पे कोई साधु महात्मा थोड़ी ना बैठा, उसको पता है। 5 साल का क्वेश्चन बैंक देखो, सब कुछ पता चल जाएगा कहाँ से क्या आ रहा है, थ्योरी आ रहा है, प्रैक्टिकल आ रहा है। प्रैक्टिकल बनाओगे 100% मार्क्स मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर आप कहीं पर गलती करेंगे तो आपका मार्क्स कट भी जाएगा। तो अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो बेशक आप क्या बनाएंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे। लेकिन हम उस दिन भी कहे थे और आज भी कह रहे, थ्योरी का बैकअप लेके जरूर जाइएगा। समझ पा रहे हैं? अकाउंट्स में भी 2 थ्योरी का बैकअप होना चाहिए और मैथ्स में भी 2 थ्योरी का बैकअप होना चाहिए। अब जैसे मैथ्स में एक आसान सा सवाल ऐसा आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स से आप क्या समझते हैं, या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आप क्या समझते हैं। आप हमको बताइए, पूरा कॉपी पढ़े हुए हैं, स्टैट का मीनिंग लिखना शुरू करेंगे, सिंगुलर सेंस से, प्लूरल सेंस से, डाटा प्राइमरी सेकेंडरी होते हुए पहुंच नहीं जाएंगे सीरीज तक। अब आप कहिएगा नहीं सर हमको बताइए एग्जैक्टली क्वेश्चन आंसर, हम रट जाएंगे। ये क्या बात है? आपका ये जो सवाल है कि आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको ओवरऑल पूरी कॉपी अकाउंट्स की और पूरी कॉपी मैथ्स की इधर से उधर याद होनी चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं? तो इसमें ये सवाल ही नहीं है कि अब हाँ 2 थ्योरी का बैकअप होना चाहिए। अगर आप किसी प्रैक्टिकल में उलझ गए या आपको लगता है कि ये सही नहीं बन पाएगा, या इसमें स्क्वायर रूट है, एक्स का पावर इतना उतना है, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, छोड़ दीजिए और आप उस जगह पे थ्योरी लिख दीजिए। थ्योरी भी इतने अच्छे से लिखिए कि 5-6 पेज तक जाए। चलिए अब हम लोग अपने अगले पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं। रिया को मैथ्स में 91 है और आप लोग रिया से बात करके ये जानेंगे कि 91 उसने कैसे अचीव किया। तो रिया अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेगी कि कैसे 91 अचीव की है और कैसे क्या हुआ। और रिया, केसीसी के तरफ से तुम्हें एक छोटा सा सम्मान भेंट किया जा रहा है। चलो अब रिया आप लोगों को बताएगी, एकदम कंफर्टेबल होके बताना कि कैसे 91 अचीव की है, कैसे तैयारी की है, कैसे क्या की। अरे सेम आप ही लोगों के साथ जैसा कंडीशन इसका भी रहा होगा ना, सेम ऐसे तैयारी की है। ये जो 91 आया है तुम्हें, ये कैसे, मतलब क्या चीज मैथ्स में कैसे पढ़ी, कैसे मैथ्स को कैसे पढ़ी? मैथ का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको अच्छे से भी आती है। कौन सा चैप्टर? एपी, जीपी तक, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स में इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो प्रेजेंटेशन का क्या है, कितने पेज में प्रेजेंटेशन होना चाहिए?
एक से डेढ़ में बहुत काम है कुछ कुछ चैप्टर है जहाँ पे कम पेज होंगे और कुछ कुछ पेज ऐसे होंगे जहाँ पे जैसे मेन मीडियम वर्ड में कुछ ज़्यादा है उसमें कैलकुलेशन आप तो अपने तरफ से पूरा मेहनत कर रहे हो, मतलब सारा कुछ पढ़ रहे हो जी, बट फिर भी एक ऐसा होता है ना कि सारा चीज़ पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, और एग्जाम हॉल पे जाने के बाद क्वेश्चन देखने के बाद इंसान नर्वस हो जाता है। तुम्हें आता हुआ चीज़ भी लोग ऐसा लगता है कि मुझे चीज़ आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, फिर उस टाइम आप अपने आप को कैसे काम करते हो? माइंड को सबसे पहले रिलैक्स करके उस क्वेश्चन को कंसंट्रेटली देखते हैं कि क्वेश्चन में है क्या, उसके बाद मेमोरी करके कहाँ से क्या पढ़ लिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को बना दें। अदिति कुमारी को हम लोग बुलाना चाहेंगे। अदिति को अकाउंट्स में 92 है, तो अदिति का मार्क्स कम है क्या? 92 चाहिए, तो 92 वाले से बात करके देखो कैसे आया। तो अदिति कैसे मैनेज की है ये अदिति आप लोगों के साथ शेयर करेगी। अदिति आ जाओ, तुम्हारे लिए केसीसी के तरफ से एक छोटा सा फर्स्टली तो थैंक यू सो मच सर इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि इससे ना ही हमको बल्कि यहाँ पे बैठे सबको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जैसे हम आज यहाँ बैठे हैं तो इनमें से सबको होगा कि कल हम भी शायद यहाँ पे बैठे, तो उसके लिए थैंक यू। और आई एम अदिति। हमको पार्ट 1 में अकाउंट्स में 92, मैथ्स में 8, बाकी के दोनों सब्सिडरी पेपर में 8 गिव अप है। और जहाँ तक बात है मेरे केसीसी जर्नी की, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट की तरह हम भी यहाँ क्लास 11th में आए थे। यहाँ पे 11th में आने का मेरा एक रीज़न ये भी था कि घर से थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो 10th तक ऐसा था कि घर के ही आसपास कोचिंग जानता था, उससे ज़्यादा अपने एरिया से कभी हम निकले ही नहीं थे। 11th में ऐसा हुआ था कि यहाँ इतना दूर हमको कोचिंग मिला था, तो वो भी एक था कि चलो कभी कभी मतलब कोचिंग के ही बहाने थोड़ा सा दूर जाने का मौका मिलेगा, पहला रीज़न ये था। उसके बाद 11th में यहाँ आए, फिर यहाँ अगर कोई बच्चा एक बार आ जाए और यहाँ के इन्वायरमेंट में खुद को ढाल ले, तो फिर हमको नहीं लगता कि यहाँ से वो वापस कहीं और जाना पसंद करेगा। 11th ऐसे ही मेरा गुजरा काफ़ी स्मूथली, हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, पढ़ाई हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद 12th आया। 12th में कुछ टाइम हम यहाँ थे, उसके बाद हमको थोड़ा यहाँ से डिस्कनेक्ट हुए रीज़न की वजह से। फिर बात आया कि पार्ट 1, फिर पार्ट 1 में ऐसा सोचे कि जब 11th 12th कॉमर्स से ही किए तो आगे भी अकाउंट्स ऑनर्स से ही ग्रेजुएशन करें, तो फिर लगा कि अब ठीक है ग्रेजुएशन अकाउंट्स ऑनर्स से ही कर रहे हैं। जब ग्रेजुएशन में पार्ट 1 का बात आया तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो जाती है। ग्रेजुएशन का 3 साल का जो हमारा जर्नी होता है, इस जर्नी को हम कैसे आगे तय करें। एक तो होता है कि सिंपली हम एग्ज़ाम से 2 महीना पहले गेस्ट पेपर लेके पढ़े, आराम से 50-55% कोई भी ले आएगा। दूसरा ये है कि हमको इस 3 साल को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे अच्छे से पढ़ना है, और इस 3 साल में भी अपने ग्रेजुएशन में भी काफ़ी अच्छा नंबर कैसे लाना है। तो अगर हमको वो चाहिए तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे दरभंगा में केसीसी से बेस्ट कोई और कोचिंग। फिर हमारा पार्ट 1 का सफ़र भी शुरू हुआ, चलता गया। पार्ट 1 का सिलेबस कंप्लीट हुआ, पूरे 19 हमारा पार्ट 1। फिर 20 आया, 20 में कोविड भी साथ आ गया था। फिर कोविड के दौरान कुछ महीने हमारा कोचिंग डिस्ट्रैक्ट हुआ, बंद हुआ। उसके बाद फिर क्या करें, हम लोग सर को कॉल करते थे, सर आगे क्या। सर बोलते थे बउआ सब्र रखो, तब होगा तब होगा। फिर अगस्त में हमारा ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ। फिर अगस्त से क्या हुआ ऐसा कि फिर तो ऐसा हो गया था कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होना ही नहीं है, कोविड आ गया, अब एग्ज़ाम नहीं होगा, तो सब रिलैक्स, पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं होगा। हम लोग भी बहुत खुश, ऐसा नहीं है कि 92 वाले स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं होने पे खुश नहीं होते हैं, उस टाइम पे हम लोग भी बहुत खुश, एग्ज़ाम नहीं होगा करो। अब पार्ट 2 फिर हमारा स्टार्ट हो गया, पार्ट 2 चला। फिर अगस्त से लेके दिसंबर तक हमारा पार्ट 2 का सिलेबस था। तब तक बीच बीच में ऐसा होता था एग्ज़ाम होगा, अरे एग्ज़ाम होने वाला है, प्री एग्ज़ाम होने वाला है, अब क्या करेंगे, है। लेकिन फिर लगता था कि नहीं, पार्ट 1 का नहीं लेगा, थर्ड पार्ट का ले लेगा, हम लोग का नहीं लेगा। फिर ऐसे चलते गया। फिर 15 दिसंबर को आ गया रूटीन। 15 दिसंबर को आ गया रूटीन और 17 दिसंबर को था मेरा बर्थडे। तो हम लोग प्लानिंग कर लिए थे कि हाँ 17 को ये करना है, यहाँ जाना है मंदिर, फिर उसके बाद केक कटिंग, रेस्टोरेंट का हम लोग 17। उसके बाद लेकिन मन में एक डर
कि पार्ट 2 तो गोल है, मतलब पार्ट 1 तो गोल है पूरा, अब क्या होगा आगे। तो फिर सर को जब आए 17 को मेरा बर्थडे था तो सर से मिले, सर बोले बउआ बर्थडे सब तो ठीक है, थोड़ा एग्जाम भी आ गया है ठीक है, कैंसिल, सब कैंसिल कर दिए, कहीं नहीं गए बाद में पछता भी रहे थे कि चले जाते इतना, कोई 1-2 घंटा तो था। तो फिर एग्जाम आ गया, अब फिर लग गया एग्जाम में। तो पार्ट 1 में ऐसा होता है ना कि पढ़ा हुआ तो था ही सब, ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं था, सारा एक एक चैप्टर पढ़ा हुआ था, एक एक थ्योरी मेंटेन था और पूरा प्रैक्टिकल बना हुआ था कॉपी में। तो ऐसा नहीं था कि अब एकदम कुछ भी एकदम ब्लैंक, बिल्कुल भी नहीं, बस इतना जरूरत था कि एक बार रिवीजन डाल लेंगे तब हो जाएगा, बस वही की। थ्योरी में सबसे पहले क्या करना होता है कि पूरा थ्योरी आप लोग पढ़ जाइए एकदम अच्छे से। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको किसी भी गेस्ट पेपर और कहीं से भी अगर आप चाहते हैं कि आपको थ्योरी लिखना है तो सर का थ्योरी, उसके अलावा हम भी एक थ्योरी अटेम्प्ट करके आए एग्जाम में, तो हम सर का ही कॉपी से लिखे थे, अदर कुछ नहीं पढ़े। तो आप लोग अगर सर का कॉपी पूरा पढ़ लेते हैं तो थ्योरी, उसके अलावा कोई भी गेस्ट पेपर या कोई भी नोट्स कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं। बाकी बात बचा प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल हम लोग साल भर तो पूरा बनाए हैं, पूरा बुक बनाए हैं, 22 क्वेश्चन रहते हैं सब। लेकिन एग्जाम टाइम में क्या करना है ना कि हमको उतना नहीं देखना। एग्जाम में मुश्किल से 3 लाइनर से 4 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, उससे बड़ा क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत ही नहीं। अगर एक चैप्टर में 20 से 22 क्वेश्चन है तो आप 15 तक देखिए, उसके आगे का नहीं देखिए। 15 क्वेश्चन हम देख लिए, 15 एग्जाम्पल भी देख लिए, उसके आगे हमको देखने का कुछ भी जरूरत नहीं बस। और अगर ज़्यादा अगर हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि नहीं मेरा प्रैक्टिकल छूट जाएगा तो क्वेश्चन बैंक तो है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लीजिए। उसको सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो हिंदी में रहता है, तो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने में काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन वो मिल जाएगा, वो आपको बुक के अंदर ही मिल जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन नहीं भी, कम से कम नंबर में हेर फेर रहेगा, लेकिन वही क्वेश्चन डिट्टो जो क्वेश्चन बैंक में आपको बुक में इलस्ट्रेशन में या फिर चैप्टर के अंदर आपको मिल ही जाता है। तो वहाँ से हो गया प्रैक्टिकल का बात, हो गया एग्जाम का तैयारी। तो जैसे कि अभी हमारे पास 10 दिन है, 15 दिन है, तो अभी हम क्या करेंगे, वही सारा क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, कुछ चैप्टर के अंदर जो है वो देखेंगे, और बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं देखना, छोटा छोटा जो क्वेश्चन है वही देखना है। उसके बाद जब हमारा, अभी तो सब देखना है, मैथ्स भी अकाउंट्स भी। इसके बाद जब हमारा एग्जाम से 3-4 दिन पहले जब टाइम बचेगा तो उसमें हम सिर्फ अकाउंट्स देखेंगे सिर्फ। और एग्जाम के 1 दिन पहले सिर्फ हमको थ्योरी पढ़ना है और सिर्फ हमको क्वेश्चन बैंक बनाना है। उससे हम भी यही किए थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, बस थ्योरी पूरा पढ़ के गए थे, क्वेश्चन बैंक को पूरा क्वेश्चन बैंक बनाना। 1 साल में लगभग 5 क्वेश्चन, तो 2014 से 2019 कितना सारा क्वेश्चन हो जाता है। 1 दिन में आप इतना डील कर लीजिएगा, उससे आगे फिर आप कर ही नहीं। अब बुक भी अगर आप सोचिएगा उस दिन की हम बुक खोले तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाइए कि हम बुक में क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े, 1 दिन में कैसे मैनेज होगा। उतना दिमाग लगाना ही नहीं है, बस एक क्वेश्चन बैंक देखना है, सर का थ्योरी देखना है बस। इसके बाद बात रहा कि एग्जामिनेशन, इसके बाद बात रहा कि एग्जामिनेशन का जब दिन आता है तो एग्जामिनेशन के टाइम में हमको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। हमको नहीं पता कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट पार्ट 1 में कहाँ से आया, ये शायद सर का ही देन है। और यहाँ पे जब हम वापस 12th ड्रॉप करने के बाद फिर हम जब पार्ट 1 में यहाँ आए, फिर धीरे धीरे क्लास करते करते, और सर का बात तो पता ही है, तो खुद वो कॉन्फिडेंट आता गया। फिर जब एग्ज़ाम आया तो बिल्कुल भी कोई नर्वसनेस, मेरा ये था ना कि क्यों लिख के आएंगे, बस लिख के आएंगे और इतने अच्छे से लिखेंगे ना कि वो नंबर देने पे मजबूर हो जाए। काफ़ी अफवाह था कि LNMU में नंबर नहीं मिलता, 80 तक भी नहीं जाता है, 60-70 बहुत हो गया। तब घर पे भी सब यही बोलते थे, तो वो डर तो एक था ही, लेकिन अपना भी एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं लिख के आएंगे। तो बस वही हुआ, गए, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देख के बहुत खुश, आता है सब आता है, अब तो लिख के। लेकिन पहला क्वेश्चन रॉयल्टी से, तो ऐसा हुआ कि लगा कि अरे वाह क्या क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन बनाने लगे तो हम 1 घंटा रॉयल्टी को, पूरा 1 घंटा 7 पेज हम लिख के आए थे। तो उस 7 पेज में
बहुत ज़्यादा हम अब ये नहीं बोलते कि हम बहुत अच्छा किए, बहुत तीर मार लिए, बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत गलत करके आए। हमको 7 पेज नहीं लिखना था, वहाँ पे ज़रूरत 5 से 6 पेज में काफ़ी था। हम 1 घंटा जो दिए क्वेश्चन पे, फिर वो हमको आगे सफ़र करना पड़ा, आगे का 3 क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन तो चला गया, लगा कि हाँ मेरा 1 क्वेश्चन डन हो गया अच्छे से। फिर बाकी का 3 क्वेश्चन और बचता है। वो 3 क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन भी चला गया। लास्टली क्या हुआ था, मेरा 1 क्वेश्चन लेफ्ट था और टाइम मेरे पास सिर्फ 20 मिनट और मेरा एक पूरा का पूरा 20 नंबर बचा हुआ था। उसके बाद एकदम पैनिक कि अब क्या होगा, तब 1 क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है। फिर हम सोचे कि नहीं, इसी 20 मिनट है, इसको पैनिक करके वेस्ट करने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा खुद को काम डाउन रखें और जो ही हमारे पास टाइम है, जितना ही टाइम है, हम उसमें अपना बेस्ट लें। फिर हम सोचे कि प्रैक्टिकल बनाएं या फिर हम बोले कि 20 मिनट में अगर हम प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें गलती होने का चांस है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, और अगर टाइम चला गया तो हड़बड़ में वो मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक होने का। तो हम सोचे कि नहीं, अब प्रैक्टिकल अटेम्प्ट। तो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रांच सेट, सर जितना कॉपी में लिखाए थे सब छाप के आए, तो वैसे का वैसे। तो लिखे 20 मिनट में हम 4.5 पेज। लास्ट क्वेश्चन वही था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम सारा प्रैक्टिकल बनाएंगे तो ही हमको नंबर मिलेगा, ही लिखेंगे। हम घर पे आने के बाद हमको काफ़ी डर लगा कि मेरे जो भी बैचमेट सब प्रैक्टिकल बना गया नंबर कटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमको भी 92 आया है, तो ऑब्वियस है कि उस प्रैक्टिकल में भी हमको नंबर। तो ऐसा बात नहीं होता है कि प्रैक्टिकल में नंबर नहीं, नंबर आता है, बस अर्थ है कि आप सही लिखिएगा तो कहाँ से नंबर। एग्जामिनर भी तो चेक करते हैं ना। तो आपको और लिखने में भी है कि हर कुछ लिखना है, पहले टाइप्स, फिर उसका जो भी होता है, फिर जर्नल भी है, हम सब कुछ लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम जर्नल कैसे लिख दें थ्योरी में, तो हम सब कुछ मेंटेन करेंगे, जो जितना सर बताएं हम सब लिखेंगे। और वही है कि सर के गाइडेंस के पीछे पीछे चलना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही। क्यों हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, बस सर जितना करवाए हैं हम अभी तक वो किए हुए हैं, आगे बस हमको उसी को रिविज़न करना है, उसी को पढ़ना है। जहाँ तक आपका बात था कि कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन मिस्टेक मेरा ऐसा था कि जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ था, स्टैटिस्टिक का टेस्ट हुआ था मीडियन मोड का, तो काफ़ी अच्छा मेरा प्रिपरेशन था। जब आए सर क्वेश्चन दिए, काफ़ी खुश, अरे वाह। तो फर्स्टली हमको बना के सर को चेक कराना है, वही किए। दूसरे नंबर पे गए थे सर से चेक करवाने, सर हाथ में कॉपी लिए, पहला क्वेश्चन कट, दूसरा क्वेश्चन कट, 30 में से हमको आया था 13 नंबर, ठीक है। और मेरा मिस्टेक ऐसा मिस्टेक था, 8 into 5 हम 13 लिख के आए थे। तो ये सारा गलती में काफ़ी हुआ है, लेकिन जब एग्ज़ाम 15 दिसंबर के बाद हम कैलकुलेटर बंद कर दिए थे, उससे पहले हम भी कैलकुलेशन से ही कैलकुलेट। बाद दूसरा क्वेश्चन था कि एग्जामिनेशन में बोला कि टाइट नहीं रहता है, टाइट रहता है। ये आर्ट्स के जो भी बच्चे, अगर उनका सेंटर मारवाड़ी कॉलेज पढ़ता है, टाइट रहता है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि हम वहाँ पे जाके एक दूसरे से लिख लेंगे, इस पे नहीं, पढ़ के जाना है, अपना पढ़ के जाना, वहाँ पे दूसरे तो जाना ही नहीं। मारवाड़ी कॉलेज काफ़ी टाइट था, तो गेट पे ही आप लोग का पूरा चेकिंग हो जाएगा, कोई बैग अलाउ नहीं, कुछ भी अलाउ नहीं। लेकिन सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग आप बहुत गजब तरीके से कर सकते हैं। इन चीजों के माध्यम से आप अगर 90% स्कोर नहीं भी कर रहे पार्ट 1 में, इनफैक्ट पार्ट 2 में आप 90+ स्कोर करेंगे। इन चीजों को अगर आप शुरू से करते हैं तब। इनका कहना सिर्फ इतना सिंपल है कि सर आप जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ा रहे हैं ना, हमको एक बार घर पे एक बार बुक भी तो देखना चाहिए, हमको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत भी तो करनी चाहिए कि बस हम मतलब जितना सेलेक्टेड चीजों को पढ़ने के लिए तो पैदा हुए नहीं है। तो अगर हम उसका एक अपना सेपरेट नोट्स बना ले, माइंड मैप, मतलब हर एक वर्ड, अरे क्या होते हैं हर एक चैप्टर में ब्रांच से जुड़े हुए कुछ ब्रांच के रिलेटेड टर्म है, डिसोल्यूशन का अपना कोई टर्म है, इंसॉल्वेंसी का अपना टर्मिनोलॉजी है, यही ना शब्द होता है। उन शब्दों का चार्ट हम अपने हिसाब से बनाते हैं, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप हर एक क्वेश्चन में कहीं फंसते हैं। जहाँ पे आप फंसते हैं, अगर वो चीज आप वहीं पे अपने नोट्स में, अपना जो सेपरेट नोट्स है वहां पे अगर लिख दें कि फलाने क्वेश्चन के माध्यम से मैंने ये सीखा और ये गलती हमसे हुई, तो आप दोबारा जब आप रिवीजन के टाइम पे 6 महीना के बाद भी देखेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि एक चैप्टर में डेंजरस पॉइंट कितने थे जहां पे हम अटक रहे थे। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 26 में कोई फलना बच्चा को इजी लग रहा है तो आपको बड़ा टफ लगा था, तो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे ना।
टीचर से नहीं पूछेंगे कि सर इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्योंकि टीचर जिसको इंपॉर्टेंट कह रहे हैं वो आपके लिए टफ हो सकता है, किसी और के लिए आसान हो सकता है। तो आप देखिए, क्वेश्चन जब भी पूछेगा ना, अभी एक बात और बता देते हैं, इस पूरे सेमिनार का समअप क्या निकला है कि जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 4 से 5 लाइन का क्वेश्चन आता है। तो अगर आपके किताब में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो 10 लाइन का है, मत पढ़िएगा। समझ में आ गया? कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 10 साल का अकाउंटिंग करना है, 12 साल का अकाउंटिंग करना है, बिल्कुल नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आसान ही आता है, बस उसको थोड़ी सी घुमाने की कोशिश की जाती है। तो आप अगर पूरा चैप्टर पढ़े हुए हैं, पूरा अंडरस्टैंड किए हुए हैं कंसेप्ट, तो बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाने वाला है। और खास करके लाल बाबू का जो सुझाव था वो ये था कि सेकेंड पार्ट से कम आप अपना एक सेपरेट नोट्स बनाएं। क्या बनाएं? हमारा जो नोट्स है वो तो है ही, लेकिन आप अपना एक सेपरेट नोट्स बनाएं जिसमें आप अपने प्रोज एंड कॉन्स खुद लिखें, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को खुद लिखें कि ये हमारी मजबूती है और ये हमारी कमजोरी है। क्या आप लोग समझ पाए? और ये जो नोट्स होगा ना, ये आपका अपना हैंड रिटेन सबसे बेस्ट नोट्स होगा, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी कोई सूचना मिले आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, सपोज करिए ब्रांच का आपने अपना नोट्स बनाया हुआ है और ब्रांच में एक है फॉरेन ब्रांच, और फॉरेन ब्रांच से रिलेटेड जब भी आपको कहीं कोई नया सूचना मिला, आप जाके अपने नोट्स में शामिल कर दीजिए, जब मिला तभी। समझ में आ गया होगा? इससे जो आपका जो नोट्स बनेगा ना, वो बेमिसाल नोट्स बनेगा, मतलब वो एक यूनिकनेस होगा। अभी देखिए, अभी जो मेरा नोट्स है वो तो सबके पास है, वो तो बराबर सब बराबर है ना उसके लिए। और जो बच्चा एक्स्ट्रा में अपना नोट्स बनाएगा वो औरों से अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? उसके पास सबसे यूनिक नोट्स होगा। जानते हैं, वो एग्जाम टाइम में एक बार देखेगा ब्रांच और उसको पता चल जाएगा कि ब्रांच में ये पॉइंट में हमको दिक्कत आता है। समझ में आ गया? एग्जाम के टाइम पे पूरा ब्रांच का क्वेश्चन नहीं बनाएगा, वो इन 3 टॉपिक का क्वेश्चन बना के जाएगा, काहे कि उसको पहले से पता है कि वो कहां अटक रहा है। समझ में आ गया होगा? तो ये बहुत अच्छा सुझाव था, और ये आप लोग कम से कम सेकंड पार्ट से जरूर करें। देखिए, ज्यादा पढ़ने की बात टीचर इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि सब बच्चा इस बात को मानता नहीं है, लेकिन हम हमेशा से कहते रहे हैं कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आपको टॉप कौन करवाएगा? देखो, हम में अगर सामर्थ्य होता तो सबको नहीं टॉप करवा लेते, सीधा सा बात है। हम काहे सेमिनार अटेंड करवा रहे हैं? यही सेमिनार हुआ है ना, 5 गो आदमी आपके सामने बोला है ना। अब यही सेमिनार से जब आप लोग निकलिएगा ना, तो सुनिए, सबके माइंड में अलग अलग बात चलेगा। कोई ये सोचेगा कि हम आज क्या सीखे, और किसी के मन में चलेगा कि समोसा छुटका था। अब समझ रहे? सबके माइंड में अपने अपने हिसाब से सबको बात समझ में आएगा। कोई अब समझ तो ये हो जाता है। तो अब यही सेमिनार तो हुआ, 5 गो टॉपर आपके साथ बात किए, लेकिन उसके बाद 5 गो टॉप आपके बैच में से 5 गो टॉप करेगा, वो बाद की बात है। लेकिन आपके सामने अभी 5 गो टॉपर आके अपना सुझाव दिया, आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने उसका जवाब दिया, और उसके बाद भी आपको ये बातें अपने अपने हिसाब से समझ में आएगी, क्योंकि हर आदमी का समझने और सोचने का तरीका अलग होता है। जैसे फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है ना, वैसे ही हर आदमी का सोच अलग होता है। तो इसीलिए अब इस सेमिनार हो गया, और उसके बाद भी जो नहीं सुधरने वाला है उसके लिए कोई मतलब नहीं, उसके लिए 1:30 बजा चलो, उसके बाद दूसरा बैक टू नॉर्मल लाइफ, जैसा वो जीता है वैसा ही जिएगा। और किसी के मन में ये लगा होगा कि अरे जब ये सब कर सकते हैं, जब हमारे ही जैसे तो लगे, अरे आप ही जैसा हाइट, आप ही जैसा रूप रंग कद काठी सब कुछ एक्स्ट्रा तो भगवान ने इन लोगों को नहीं दिया है। तो उसमें से किसी को ऐसा लगा कि अरे हम तो समझ रहे थे टॉपर सब कुछ एक्स्ट्रा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। अगर ये लोग 95 ला सकता, सेम सिचुएशन तो था। तो अदिति तो अभी बताई ना आपको कि सेम वही बर्थडे आया, नॉर्मल जैसा होता है। और अगर आपको थ्योरी भी लिखना है, सुन लीजिए, अगर आपको प्रैक्टिकल चारों का चारों नहीं बनाए, एगो तो रहेगा ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो पूरा कॉपी का थ्योरी पढ़ जाइए, उसी में से ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप जवाब दे सकते हैं। और अगर एक बात और बताते हैं, 11th और 12th यहाँ पढ़े हुए हैं ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए चिंता नहीं करनी, उतना अकाउंट्स हम दिन भर बोलते रहते हैं। बात समझ में आ गया ना? अब दूसरी ये बात है कि 4 को जो सवाल है, उस 4 को सवाल में करना क्या है? बउआ रे सुन ना, 2 को थ्योरी अगर लिखोगे ना तब भी बहुत अच्छा मार्क्स लाएगा। पहले प्रैक्टिकल को फोकस करना। किसको फोकस करना? लेकिन अगर गलती से थ्योरी लिखना पड़ जाए तो ऐसा लिख के आओगे, ब्रांच ही लिखना, तो जो मैंने ब्रांच का शुरू से अंत तक लिखा है पूरा का पूरा एज इट इज सुंदर से लिखना, ताकि एग्जामिनर जब पढ़े तो उसको लगे कि इस बच्चे को हर चीज का नॉलेज है। बात समझ में आ गया ना? सब सेक्रीफाइस करने के लिए लगे हुए हैं, बस आप लोग मन से पढ़िए। और अगर आप चाह लिए तो बउआ सुन, ये 10 दिन बीतने के बाद इस सब बात का कोई मोल नहीं है। ये जो समय अभी आप लगाए हैं, हम लगाए हैं, ये सब लगाए हैं, बस इतना ही है पर्पस कि आपको आपके मार्कशीट पे 90+ आना चाहिए। प्रेजेंटेशन को लेके कंक्लूजन क्या निकला?
प्रेजेंटेशन को लेकर कंक्लूजन यही निकला ना कि बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, स्पष्ट साफ साफ लिखना है, और वो कुछ और भी बात अगर तुम लोगों का रह गया हो तो बोल दो इस सब को, काहे कि मतलब यही इन लोगों का एसेट है। और क्या एसेट है? तो प्रेजेंटेशन को लेकर के यही है कि अगर आप थ्योरी भी लिखें तो थोड़ा ढंग से लिखें, है ना। और पहले फोकस किस पर करें? प्रैक्टिकल पर। क्वेश्चन बैंक 5 साल का आपको देख के जाना है। अरे आप सर्च करिए ना, बैठिए ना, एक साल का क्वेश्चन बैंक आप लेके बैठिए, एक साल का क्वेश्चन बैंक अपने दोस्त को दीजिए, अब 2 घंटा बैठिए किताब लेकर के देखिए तो हर क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि नहीं, कहाँ कहाँ है। अब खोजबे नहीं कीजिएगा आप बैठे हुए कि इंद्रदेव प्रकट होंगे, बारिश होगी, फिर क्वेश्चन निकलेगा, ऐसा होगा क्या? तो अब सबसे एक और अच्छी बात, एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि सेपरेट होके मत पढ़िएगा। अकेले हम ही टॉप करें, ये मानसिकता खराब होता है। ये मानसिकता कई बार आपको डुबा भी देता है कि हम ही टॉप करेंगे या बाकी टॉप नहीं करेगा। ये देखिए, जो जितना मेहनत कर रहे हैं उतना टॉप करेगा। आप ये मत सोचिए कि हमारे पास जो है हम बचा के रख लेते हैं, दूसरे को नहीं कहेंगे। ये आप अभी हो सकता है कि ग्रेजुएशन में हो सकता है 90+ इस मानसिकता से आ जाए, लेकिन आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाइएगा। तो ये बात समझ लीजिए कि आपको सेपरेट होके चलना नहीं है। आप ज्यादा पढ़िए ना, ज्यादा मेहनत कीजिए। आपका अपोनेंट में दम है तो ज्यादा मेहनत करके दिखाए। हम 8 घंटा जाग सकते हैं, तुम में दम है तुम 9 घंटा जाग के दिखाओ। तू 9 घंटा जाग गया तो हम 12 घंटा जगेंगे। ऐसा वाला एटीट्यूड रखिए ना कि ऐसा वाला हम चुपे चाप पढ़ लेते, नहीं पढ़े थे, सोए हुए थे। ऐसा वाला क्या एटीट्यूड? आप क्या पढ़े तो बतेबे नहीं करेंगे, पढ़िए नहीं रहे हैं। ऐसा वाला कोई एटीट्यूड चाहिए ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो जो भी पढ़िए खुल के बताइए, और आप जितना डिस्कस करेंगे ना आपका कुछ घटेगा नहीं। विद्या एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। तो एक चीज हम कहेंगे कि ग्रुप बनाओ। ग्रुप कैसे? लोगों का जो नहीं पढ़ने वाला उस सबको छोड़ो, उस सबका विधायक वाला ग्रुप अलग होता है। अच्छे दोस्त में ये सब निचोड़ बता रहे हैं, इस सेमिनार का पूरा निचोड़ बता रहे हैं। उसके बाद लास्ट 1-2 पॉइंट अगर कुछ होगा तो ये लोग बता देंगे। लेकिन अच्छे दोस्त बनाइए। कुछ अच्छे दोस्त अगर आपके हैं तो वो भी सफल हो जाएगा और आप भी सफल हो जाएंगे। हम हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं। लास्ट हम देख रहे हैं कि अंत अच्छा कर ले, तो अंत यही अच्छा करेंगे कि हमने अपने लाइफ में देखा है कि रे बउआ, जो बहुत एवरेज पढ़ने वाला था ना, जिसको हमने कहा कि ये तो कुछ नहीं कर सकता है, तो एकदम महा लफुआ है, महा बदमाश है, उस सब जो अंत तक लगा रहा, ध्यान से सुनना, वो सब जो अंत तक लगा रहा वो सब अभी जॉब में है, सब सेटल है। और जो बीच में छोड़ दिया, चाहे वो कितना भी बड़ा टैलेंटेड है, दुकान खोल कर बैठा हुआ है। समझ में आ गया? तो बस बात यही है, पूरा निचोड़ का बात यही है। देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको प्रॉब्लम नजर आता है वो सॉल्व करने जाए। हमको सिर्फ इतना ही कहना है कि जो लगा हुआ है वो आज नहीं तो कल सफल हुआ है। समझ में आ गया? कछुआ जीता काहे कि कछुआ में कंसिस्टेंसी था। समझ में आ गया? तो माहौल सड़क को प्रॉब्लम मत दीजिए। खरगोश टैलेंटेड होते हुए भी हार गया, काहे कि खरगोश के पास क्या नहीं था? कंसिस्टेंसी नहीं था। अगर आपको अभी तुरंत फोकस है रक्षाबंधन और उसके बाद फिर छठ और फिर दीपावली, अगर इस सब पे डायरेक्टली फोकस हो तो आप समझ लीजिए आपकी कंसिस्टेंसी तोड़ने के लिए बहुत सारे पर्व त्योहार बना दिए गए। लेकिन आप अगर छात्र जीवन में हैं, हम नहीं कह रहे कि सेलिब्रेट मत कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अपने एग्जाम और अपने करियर को लेकर के थोड़ा जागरूक हो जाइए। समझ में आ गया ना? देखिए, अब आप नहीं चिंता कीजिएगा तो आपका चिंता कौन करेगा? कौन करेगा? आपका दोस्त, जिसको आप कहते हैं अभी आपके साथ जो मारपीट करने के लिए जा रहा है वो आपका दोस्त है, वो बेवकूफ है, बेहुदा है। वो अगर अच्छा दोस्त होता तो आपको मारे नहीं करने देता। पहली बात, आप ही को 2 थप्पड़ देता, मतलब पढ़ने आए हो छोड़ दो, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। नहीं समझे हमारी बात? लेकिन नहीं सर, गर्म खून है अभी तो बदला लेंगे, ये चीज है। तो इसीलिए आप एकदम इस बात को ध्यान से समझिए कि आपको अपने करियर का चिंता खुद ही करना होगा। यही है ना बुआ रे? कोई दूसरा है करने वाला? कौन? पेरेंट्स भी एक हद तक। अरे पेरेंट्स बदल जाएंगे, तुमको पता है? क्या लगता है तुमको? सिनेमा वाला बात छोड़ दो, सिनेमा में जो दिखाता है ना वो सब छोड़ दो, वो सब मोह माया है। रियल लाइफ में अगर एक पेरेंट के 2 बेटे हैं और एक को गवर्नमेंट जॉब है और दूसरे को नहीं है, तो माँ बाप का देखने का नजरिया बदल जाता है। और नहीं अगर ये पता हो तो गांव में एक बार घूमो, एक बार मम्मी पापा को भी देखो, सब बदलता है। कौन कहता है नहीं बदलेगा? 5 साल के बाद तुमसे तुम्हारा मुकाम ही पूछा जाएगा और तुम्हारी इज्जत उसी से होगी कि तुम क्या करते हो। समझ में आ गया? और वफादारी, ईमानदारी, क्या सब होता है रे, फीलिंग सब जो होता है, तो कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए उस सब के चक्कर में मत पड़िए कि सर हम ईमानदार हैं, वफादार हैं, डेडिकेटेड हैं, जान दे देंगे, ले लेंगे, पता नहीं क्या, ये सब कोई कस्में, वादे, ये सब हटाइए, मारिए गोली सबको। समझ में आ गया ना? अपना करियर बनाइए। क्या बनाइएगा? अरे भाई करियर बना लोगे, करियर रहेगा तभी ना कुछ है। तुम्हारा वैल्यू क्या है? तुम्हारा वैल्यू इसी से है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, तो अपना विजन होगा ना।
वो डायलॉग नहीं है रे, वो क्या डायलॉग है, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुमको उससे मिलाने की साजिश करती है। तो उससे मिलाने मतलब आप लोग उससे मिलाने में जहाँ पे आप अपने हिसाब से फिट कर देते हैं, उससे मिलाने की साजिश करने लगती है कायनात, है ना। तो उसमें जो है ना, वो जो खाली जगह है उसमें आप अपने विजन को रखिए, लक्ष्य को रखिए कि हमको उससे मिलना। उससे मिलना मतलब कौन? अब सर हम सेट कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब समझ रहे हैं ना, मतलब लक्ष्य, अपना करियर, कुछ तो विजन होगा, कुछ तो यार इंसान ही हो ना, तो कुछ तो सेट करो, कुछ तो कर सकते हो। बॉयज एंड गर्ल हर आदमी कर सकते हो। और एक चीज नहीं लगना चाहिए तुमको कि तुम दरभंगा में हो तो कर ही नहीं सकते हो। रे बउआ, बहुत सारे बच्चे को देखे हम लोग दरभंगा में रहकर, कोई इंस्पेक्टर है, कोई दरोगा है, कोई बैंक पीओ है, बहुत अच्छा पद पर है। अब बहुत सारे लोगों को देखे कि पटना में रूम ले लिया था, दिल्ली में रूम ले लिया था, आज फैमिली बिजनेस संभाल रहा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए जगह कुछ नहीं करता है। कौन कुछ नहीं करता है? जगह कुछ नहीं करता है। करने वाला कहीं भी रहे वो सफल हो ही जाता है। समझ में आया सारी बात हमको बताओ कि क्या तुम लोग कुछ कॉन्फिडेंस आया तुम लोगों में? तुम लोगों ने तुम्हारे जैसे ही बच्चे टॉप किए, तुम लोग कर सकते हो क्या? बोलो आई कैन, आई विल, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन। काम अगर अच्छा करोगे ना, कर्म अगर अच्छा रहेगा ना, तो किस्मत जो है ना गुलाम बन के रहेगी। समझ आ रहा है? इसीलिए एकदम याद रखो, कर्म अच्छा करना है।